सो वेलकम बैक गाइस अगेन हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज बड़े दिनों बाद दोबारा से टाइम मिला है वीडियो बनाने का। सॉरी, कुछ टाइम से हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियोस बनाने का। तो आज हमें टाइम मिला तो कोशिश करते हैं कुछ बनाने की, कुछ हेल्प हो जाए एटलीस्ट, है ना बच्चों की। तो आज हम शुरू कर रहे हैं MCS 221 डेटा वेयर हाउसिंग। ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे बेसिकली, हम चेक करेंगे, मतलब आज हम पूरी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करेंगे और कोशिश करूंगा सेकंड और थर्ड यूनिट भी हो जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट हम क्या करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से फॉरवर्ड मतलब आगे चलते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा, फटाफट सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिसको रिक्वायरमेंट है कमेंट करिए फटाफट। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ फटाफट से जाके शेयर कर दीजिए ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के MCS 221। ठीक है, जिसकी यूनिट नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग। ठीक है, अब ये वाली यूनिट जो है, ये यूनिट थोड़ी सी मतलब अलग है, मैक्सिमम थ्योरेटिकल है। ठीक है, ज्यादा इसमें प्रैक्टिकल है नहीं। तो बेसिकली ये किस लिए यूज होती है, मेन हमें पता होना चाहिए फंडामेंटल ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग। अब डेटा वेयर हाउसिंग होता क्या है, तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, फटाफट से हमारी जो बुक है, मतलब जो इग्नू की बुक है, सेमेस्टर 2 की 221 डेटा वेयर हाउसिंग डेटा माइनिंग, तो उसका मैं ब्लॉक एक बार ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए कि हम कहाँ से पढ़ेंगे और क्या क्या कवर करेंगे। ठीक है, तो मैंने फटाफट से इसको ओपन कर लिया है। ठीक है, हम यहाँ पर जाते हैं, तो ये हमारी पूरी बुक है। तो इस बुक के अंदर काफी डिटेल में लिखा हुआ है। मैंने क्या करा, बुक से ही नोट्स बनाया और इन नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप फटाफट जाके चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आपको ये लिंक मिल जाएगा। अगर आगे पढ़ना चाहते हैं, सपोज मैंने यूनिट कंप्लीट कर दी, तो आप पूरा इसका देख सकते हैं अगर आपको विजिबिलिटी नहीं दिख रही तो। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों की कंप्लेंट थी कि साफ नहीं दिखता है, तो थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये हमारी यूनिट है फंडामेंटल ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग। अब डेटा वेयर हाउसिंग होता क्या है। ठीक है, देखो एक कंसेप्ट है डेटा वेयर हाउसिंग, इसके बारे में डिटेल में एक बार आगे भी कवर करेंगे, बट मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं डेटा वेयर हाउसिंग क्या होता है। ठीक है, सपोज आपने बड़ी बड़ी लार्ज जाइंट जो हमारी कंपनीज हैं, सपोज गूगल है, मेटा है, मतलब फेसबुक और अदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके पास बहुत सारा डेटा होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, अब वो उस डेटा को कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखते हैं, है ना। तो वो कहाँ रखते हैं, बेसिकली अपने डेटा वेयर हाउसेज में रखते हैं। उस डेटा को कहाँ रखते हैं, डेटा वेयर हाउसेज में। तो क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा प्लांट होता है। ठीक है, उसके अंदर उस डेटा को स्टोर करके रखा जाता है, किस लिए, ताकि हम उस डेटा के बेस पे कुछ बिजनेस लॉजिक बना सके, कुछ प्रिडिक्शंस कर सकें, तो वो सारा डेटा सेव करा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना कि हमारा एक ऑपरेशनल डेटाबेस होता है। ऑपरेशनल मतलब जैसे आप अगर फेसबुक चला रहे हैं या कुछ भी चला रहे हैं, तो आप डेली बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते होंगे, जैसे लाइक शेयर कमेंट, ये सारा डेटा कहीं ना कहीं सेव होता होगा। तो वो सारा डेटा सेव होता है ऑपरेशनल डेटाबेसेस में। बट हमारे कुछ डेटाबेसेस होते हैं ऐसे, जहां पर जो इन्फॉर्मेशन बहुत पुरानी होती है, बहुत ओल्ड हो जाती है, तो हम उसको अपने डेटा वेयर हाउसेज में मूव कर देते हैं। डेटा वेयर हाउसेज मतलब एक ऐसी सेपरेट जगह जहां पर हमने पुराना जो हमारा हिस्टोरिकल डेटा है वो सारा सेव करके रखा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली अब आपको फंडामेंटल पता चल गया होगा डेटा वेयर हाउसिंग होता क्या है। ठीक है, चलो अब पहले पढ़ते हैं इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, एवोल्यूशन ऑफ डेटा वेयरहाउस, कब स्टार्ट हुआ, डेटा वेयरहाउसिंग एंड इट्स नीड, क्यों नीड पड़ी डेटा वेयरहाउसिंग और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। डेटा वेयरहाउसिंग डिजाइन अप्रोच, क्या अप्रोच होता है, टॉप टू डाउन अप्रोच, बॉटम टू अप अप्रोच, ये सारी अप्रोचेस पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा वेयरहाउसिंग, हाउ डेटा वेयरहाउस वर्क्स। ठीक है, OLTP और OLAP ये सारे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद ऑपरेशनल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेस, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। इसके बाद डेटा ग्रैन्युलरली, और इसके बाद डेटा मेटा डेटा एंड डेटा वेयर हाउसिंग। ठीक है, और इसके बाद डेटा वेयर हाउसिंग एप्लीकेशन। ठीक है, और इसके बाद पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ डेटा, मतलब ये सारे टॉपिक्स हैं, आपको मतलब आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। तो मैं बिना देरी करे शुरू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन, व्हाट इज डेटा हाउस। ठीक, मतलब डेटा वेयर हाउस होता क्या है। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज डेटाबेस, अ डेटाबेस स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिकली इन अ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब हम डेटाबेस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली डेटा को स्टोर करते हैं। पता ही है आपको, अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो, आपने BCA कर रखी है या कुछ भी कर रखी है, तो उसमें आपको पता होगा डेटाबेसेस होते हैं जहां पर हम डेटा को स्टोर करते हैं टेबल्स की फॉर्म में। ठीक है, इन द कंप्यूटर सिस्टम, मेक इट इजी टू एक्सेस, मैनेज, अपडेट एंड ऑर्गेनाइज इन द टेबल्स। तो हम क्या करते हैं, डेटाबेस में डेटा स्टोर कर रखते हैं टेबल्स की फॉर्म में, ताकि इजीली वो ऑर्गेनाइज रहे और हम उसको एक्सेस कर सके। ठीक है,
द प्रैक्टिस ऑफ एनालाइजिंग कंसोलिडेट डेटा टू गेन इनसाइट इज नोन एज डेटा वेयरहाउसिंग। तो डेटा वेयरहाउसिंग क्या होता है? एक प्रैक्टिस है, मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा कंसोलिडेट डेटा होता है, जो हमारा बहुत सारा पुराना डेटा होता है, उससे हम क्या करते हैं, इनसाइट्स को गेन करते हैं। इनसाइट्स मतलब उसमें से जो हमारा जूस होता है, जो मतलब हमारा काम का मटेरियल है, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रैक्टिस को मतलब उसको एनालाइज करना और एंड कंसोलिडेट डेटा टू गेन इनसाइट्स इनसाइट्स वगैरह गेन करने के लिए जो हम डेटा पे ऑपरेशंस करते हैं, एनालाइज वगैरह करते हैं, वो सारा किस में आता है? डेटा वेयर हाउसिंग में आता है। समझ गए? ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ओरिजिनली ऑपरेशनल सिस्टम वर डिजाइन टू हैंडल लिमिटेड डेटा फॉर शॉर्ट पीरियड। मतलब जो हमारे जो ऑपरेशनल सिस्टम्स होते हैं, वो कैसे डिजाइन करे जाते हैं कि हम शॉर्ट पीरियड के लिए उसमें डेटा रख सकते हैं। बट क्या होगा अगर वो डेटा का साइज बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए? ठीक है, एंड नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म स्टोरेज। तो हम शॉर्ट टर्म स्टोरेज के लिए अपने ऑपरेशनल सिस्टम रखते हैं। ऑपरेशनल सिस्टम का मतलब जो हमारे वर्किंग डेटाबेसेस होते हैं, जिन पे हम रेगुलरली ट्रांजेक्शन्स करते हैं। ठीक है, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, पहले क्या होता था। सपोज आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डेटा है, बहुत सारा डेटा है। तो कई कंपनीज क्या करती हैं, पुराने डेटा को डिलीट कर देती हैं। डिलीट करने का मतलब, आप खुद सोचो, जब लोग रोज कुछ ना कुछ अपलोड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ डेटा डाल रहे हैं, तो पुराना डेटा वो क्या करती थी ऑर्गेनाइजेशंस, उनको डिलीट मार देती थी, क्योंकि वो बहुत पुराना डेटा हो जाता था, वो किसी काम का नहीं होता था। बट अब जो प्रोसेस चलता है वो थोड़ा चेंज हो चुका है। अब कंपनीज क्या करती है, अपने डेटा को डेटा वेयर हाउसेज में रखती है। ठीक है, डेटा वेयर हाउसेज में रखने का मतलब ये है कि ताकि वो फ्यूचर में उन पे ऑपरेशंस चला सके। ठीक है, इसके बाद हाउएवर हिस्टोरिकल डेटा इज क्रूशियल। पता है हमें, जो डेटा है आज के टाइम पे क्या है, चैट जीपीटी आ गया और अलग अलग चीजें आ गई है, तो हमारा जो डेटा है वो तो क्रूशियल है बहुत। ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग बिजनेस ऑपरेशंस ओवर टाइम। मतलब हमें डेटा चाहिए चाहिए कि हम अंडरस्टैंड कर सके कि बिजनेस के ऑपरेशंस क्या चल रहे हैं। ठीक है, over the time. With the development of relational database management system RDMS, RDBMS जब आया था, ठीक है, 1960s, engineer began transferring data from transactional system to separate databases for the reporting and analysis. तो मतलब जो जब से रिलेशनल डेटाबेस आया, आपको पता ही है रिलेशनल मतलब जो हम एसक्यूएल वगैरह यूज करते हैं, सब रिलेशनल्स होते हैं। उनमें बेसिकली क्या होता है, टेबल्स के बीच में रिलेशंस होता है, इसलिए उसको रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। तो 1960s में जब रिलेशनल डेटाबेस आया मार्केट में, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, जब आया मार्केट में, तो लोगों ने अपने जो ट्रांजैक्शनल सिस्टम है उनको अलग रखना शुरू कर दिया, और जो अलग जो हमारे मतलब अलग डेटाबेसेस होते हैं, जो हमारे ऑपरेशनल होते हैं, उन सभी को हमने अलग रखना शुरू कर दिया। ठीक है, अब बेसिकली हमने क्या कर दिया, जो पुराना डेटा हम उसको अलग रखना शुरू कर दिया, ताकि हम उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। ठीक है, These analytic databases known as data warehouse, इन्हीं एनालिटिक डेटाबेसेस को क्या बना दिया गया, डेटा वेयरहाउस बना दिया गया। ठीक है, were designed to store large amount of data without periodic purging। periodic purging का मतलब होता है कि टाइम टू टाइम हम उसको क्लीन करते रहे। तो मतलब विदाउट पीरियोडिक पर्जिंग मतलब हम उसको क्लीन नहीं करते, हम उस डेटा को स्टोर करके रखते हैं। सपोज अगर आप फेसबुक चलाते हैं, तो आपके पास फेसबुक, मान लो आपने 2010 में ज्वाइन अगर करा है फेसबुक, तो 10 का भी डेटा आपके पास पड़ा होगा। ठीक है, आपका मतलब डेटा आपके पास नहीं, एक्चुअल में फेसबुक वालों के पास पड़ा होगा, उनके वेयर हाउसेज में, डेटा वेयर हाउसेज में। बट जब आप उसको एक्सेस करोगे तो आपको तो बहुत टाइम लगेगा, आप एकदम से तो एक्सेस कर नहीं सकते, क्योंकि अभी तक तो ना जाने आपने कितनी फोटोज अपलोड कर दी होगी, और स्क्रॉल करते करते आप थक जाओगे। ठीक है, तो जब रिलेशनल डेटाबेसेस आ गए, तो वो क्या करते हैं, अपने मेन डेटाबेस में से हटा के उसको अलग से डेटाबेस में डाल देते हैं, क्योंकि वो ऐसे सेक्शंस होते हैं जिनको बहुत रेयरली एक्सेस करा जाता है, तो इसलिए उनको सबको सेपरेट डेटाबेस में रखते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। डेटा वेयर हाउसिंग बिकम प्रोमिनेंट इन द लेट 1980s। ठीक है, फॉर द सपोर्टिंग रिपोर्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो देखो बहुत हेल्प मिलती है किसी भी बिजनेस को। ठीक है, आपने देखा होगा गूगल जो है, गूगल की जब हम एड्स रन करते हैं, ठीक है, सपोज गूगल में हमने काफी सारी एड्स रन करी, तो उन एड्स के अंदर हमें ना बहुत सारा डेटा मिलता है। अब गूगल क्या करता है, बेसिकली एड किस बिहाफ पे चलाता है, आपके बारे में आपसे ज्यादा कौन जानता है, गूगल जानता है। क्यों? क्योंकि आपके फोन पे पूरा उसका कंट्रोल है। ठीक है, पूरा मतलब आपका डेटा पे कंट्रोल है, आप क्या सर्च करते हैं, किस किस लोकेशन पे जाते हैं, आपका इंटरेस्ट किस किस चीज में, वो सारा डेटा वो कहाँ रखते हैं, वो सारा डेटा अपने वेयर हाउसेज में रखते हैं, और वहीं पर प्रोसेसिंग होती है। मेन सिस्टम से प्रोसेसिंग नहीं होती उनके। ठीक है, वेयर हाउसेज में प्रोसेसिंग होती है, उसी से आपका एक परसोना बनाया जाता है, और जब परसोना आपका किसी एड से मैच करता है, किसी प्रोडक्ट की कैटेगरी से मैच करता है, देन आपको गूगल वो एड्स दिखाता है। ठीक है,
ऐसे ही गूगल एड्स वर्क करती है, ठीक है? तो वेयर हाउसेस का बहुत बड़ा काम है, क्योंकि अगर वेयर हाउसेस नहीं होते, ये प्रोसेसिंग नहीं हो पाती, तो गूगल आपको टारगेट एड नहीं दिखा पाता, जिससे गूगल का रिवेन्यू नहीं हो पाता। क्योंकि लोग जो गूगल पे आते हैं ऐड करने, वो गूगल को पैसे क्यों देते? ताकि उनकी लीड्स जनरेट हो सके, राइट? तो ये सारा प्रोसेस है। इसके बाद advances in the relational database performance during 1990s and early 2000 made data warehouse essential for large enterprises. तो जब से हमारे जो रिलेशन डेटाबेस बहुत एडवांस बन गए, तब से जो हमारे लार्ज एंटरप्राइजेस जैसे गूगल या फेसबुक या माइक्रोसॉफ्ट जो भी कंपनीज हैं, ठीक है, जैसे देखो कंपनीज लाइक नेटिजा एंड टेरा डेटा, ठीक है, इवन डेवलप्ड स्पेशली हार्डवेयर फॉर द डेटा वेयर हाउस। इन कंपनीज ने क्या करा, स्पेसिफिकली हार्डवेयर बना दिए। जैसे अब आपको एग्जांपल बताता हूँ, अभी रिसेंटली क्या हो रहा था कि जो हम मान लो चैट जीपीटी या कोई भी हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाते हैं, तो उस मॉडल के लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक हार्डवेयर नहीं था। पहले हम नॉर्मल मशीन्स में चलाते थे, जीपीयू हम नॉर्मल यूज करते थे, बट आज के जमाने में नई टेक्नोलॉजी में नए हार्डवेयर बनने लगे हैं, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल को बहुत अच्छे से रन करते हैं, है ना? वो स्पेसिफिकली उसी के लिए बने हैं। तो इसी तरीके से उस टाइम पे 1980s और 1990s और 2000s में क्या हुआ था, कुछ कंपनीज थी जो स्पेसिफिकली हार्डवेयर बनाती थी रिलेशनल डेटाबेसेस के लिए, ठीक है? टुडे अ वेल आर्किटेक्ट डेटा वेयर हाउस इज क्रूशियल फॉर द बिजनेस। मतलब मेनली आपका आर्किटेक्ट अच्छा होना चाहिए। आप डेटा स्टोर कर रहे हो, ठूस रहे हो, बट आपका स्ट्रक्चर नहीं है कोई, तो आपको तो दिक्कत होगी, क्योंकि आप एनालिसिस तभी परफॉर्म करोगे जब वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में होगा, ठीक है? तो डेटा वेयर हाउसेज में क्या होता है कि वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल आर्किटेक्टेड डेटा होता है, जो एनालिसिस के लिए काम आता है, ठीक है? प्रोवाइडिंग इंसाइट टू हेल्प मैनेज डिसीजन, इंप्रूव ऑपरेशन एंड आइडेंटिफाई रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज। मतलब इसी डेटा से लोग क्या करते हैं, अपने डिसीजन लेते हैं, ठीक है? इसी डेटा से लोग अपनी इंप्रूवमेंट करते हैं ऑपरेशंस में, इसी डेटा से वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ठीक है? दिस यूनिट कवर्स द बेसिक ऑफ द डेटा वेयर हाउसिंग, इट्स एवोल्यूशन, फीचर एंड एप्लीकेशंस। मतलब इस पूरी यूनिट में हम क्या कवर करेंगे? इस पूरी यूनिट में हम कवर करेंगे कि डेटा एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे डेटा वेयर हाउसेस बने, कैसे लोगों ने डेटा स्टोर करना शुरू करा, क्या क्या मेथड होते हैं। मतलब बेसिक ओवरव्यू लेंगे हम इसमें, आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में, मतलब काफी सारी चीजें पढ़ेंगे इस पूरी बुक में। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? After going through this unit, you shall be able to understand the evolution of data warehousing. आपको पता चल जाए data warehousing क्या होती है। Describe the various characteristics of data warehouse, क्या क्या characteristics होते हैं। List the benefits and application of data warehousing, उसके benefits वगैरह आप बता सकते हैं। Decision, discuss the significance of data metadata in the data warehouse। इसके बाद मेटा डेटा वगैरह के क्या क्या सिग्निफिकेंट होते हैं। लिस्ट एंड डिस्कस द टाइप ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग, कितने टाइप के डेटा वेयर हाउसेज होते हैं। और आइडेंटिफाई द पॉपुलर डेटा वेयर हाउस प्लेटफॉर्म्स, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जो डेटा वेयर हाउस प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा हमने यहाँ तक पढ़ लिया, ठीक है? अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, एवोल्यूशन ऑफ डेटा वेयर हाउस। मतलब कब से स्टार्ट हुआ डेटा वेयरहाउसिंग, हमें ये तो पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई। देखो, इसको आप डीप में पढ़ सकते हो, तो मैं आपको जस्ट क्विकली इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये है क्या, ठीक है? अर्ली डेवलपमेंट मतलब 1980s के अंदर में, ठीक है, इन द अर्ली 1980s रिलेशन डेटाबेस इंप्रूव्ड एक्सेस टू वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, हाउएवर दीस डेटाबेस आर नॉट ऑप्टिमाइज्ड फॉर द कॉम्प्लेक्स रिपोर्टिंग। मतलब पहले क्या होता था 1980s के आसपास, मतलब जो हमारे डेटाबेसेस होते थे, वो कॉम्प्लेक्स रिपोर्टिंग और एनालिसिस के लिए कैपेबल नहीं थे, ठीक है? मतलब उसके लिए ऑप्टिमाइज्ड नहीं थे, ठीक है? तो अब डेटा वेयर हाउसिंग बनाया किसने, ठीक है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बिल इनमन कौन थे, जो जिनको बोला जाता है फादर ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग, ठीक है? इन्होंने स्टार्ट करा था, मतलब इन्होंने एक आर्टिकल बेसिकली पब्लिश करा था 1988 में, ठीक है? एक आर्टिकल पब्लिश करा था जिसका नाम था बिजनेस डेटा वेयर हाउसिंग, ठीक है? तो इनका बहुत पॉपुलर हुआ, चल गया, ठीक है? तो इन्होंने क्या करा, अपना बहुत कंट्रीब्यूशन दिया डेटा वेयर हाउसिंग में, इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग, ठीक है? इसके बाद बिल एनमोन ने कौन सी अप्रोच बनाई, इन्होंने जो अप्रोच बनाई वो बनाई थी टॉप टू डाउन अप्रोच। ये ध्यान रखना, ठीक है? कौन सी अप्रोच बनाई थी? टॉप टू डाउन अप्रोच। एक और थे हमारे साइंटिस्ट, जो जिनका नाम था रैल्फ किम्बल। रैल्फ किम्बल ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। इन्होंने मेनली हमें ऑफर करा था डेटा वेयर हाउस टूल किट, ठीक है? इन्होंने एक अप्रोच बनाई डेटा वेयर हाउस टूल किट, और इन्होंने बेसिकली क्या यूज करा, बॉटम टू अप अप्रोच यूज करी है, ठीक है?
तो बेसिकली इनके आप डेफिनेशंस पढ़ सकते हो यहाँ पर, ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में लिखी है, आप पढ़ सकते हो। और हम आगे बढ़ते हैं, ज्यादा इस पे टाइम नहीं पड़ेंगे क्योंकि ये साइंटिस्ट हैं जो जिन्होंने मतलब इन्वेंशन करता बहुत अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस दिया था, ठीक है। कौन कौन से थे? बिल इनमॉन और दूसरा था रैल्फ किम्बल, ठीक है। तो ये दोनों हमारे साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में आप पढ़ सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, डेटा वेयर हाउसिंग एंड इट्स नीड। ठीक है, अब क्या है डेटा वेयर हाउसिंग और उसकी नीड क्या है? तो व्हाट इज डेटा वेयर हाउसिंग? अ डेटा वेयर हाउस कलेक्ट्स एंड मैनेजेस डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्स टू प्रोवाइड मीनिंगफुल बिजनेस इनसाइट्स। तो देखो, आपको पता है डेटा, जो डेटा हमारे वेयर हाउसेज होते हैं डेटा के, उनके अंदर जो डेटा आता है वो अलग अलग सोर्सेज से आता है। चलो आपको एग्जांपल बताता हूँ। जो मान लो, सपोज एक कंपनी है मेरी, मान लो मैं मेटा का ओनर हूँ, ठीक है, और मेरे पास अलग अलग जगह से डेटा है। मेरे पास इंस्टाग्राम से भी डेटा आ रहा है, मेरे पास फेसबुक से भी डेटा आ रहा है, मेरे पास व्हाट्सएप से भी डेटा, क्योंकि सारी कंपनीज मेरी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक डेटा वेयर हाउस बनाऊंगा बड़ा सा, और सारा डेटा ले ला के और उसके अंदर स्टोर कर दूंगा, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज से डेटा आ सकता है, ठीक है। तो डेटा वेयर हाउस क्या होता है? कलेक्ट्स, मैनेजेस डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। क्या करता है? कलेक्ट करता है और उसको मैनेज करता है, ठीक है। इट इज सेंट्रल टू द डेटा कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग सिस्टम इन द बिजनेस इंटेलिजेंस। मतलब जो बीआई डिपार्टमेंट होता है, बिजनेस इंटेलिजेंस, उसके अंदर मेनली हमारे रिपोर्टिंग सिस्टम्स होते हैं और डेटा कलेक्शंस होती है। तो ये सारा डेटा वहीं पर डेटा वेयर हाउस में स्टोर होता है। डेटा वेयर हाउस गैदर डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, पता ही मैंने मल्टीपल सोर्सेज से आता है, ठीक है। फोकसिंग ऑन स्टोरिंग, फिल्टरिंग, रिट्राइविंग एंड एनालाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा। तो ये क्या करता है? स्टोर करता है, उसको फिल्टर आउट भी करता है। डेटा वेयरहाउस क्या करता है? देखो, डेटा पे बहुत सारे ना ऑपरेशंस लगाए जाते हैं सेव करने से पहले। पहले डेटा को फिल्टर करा जाता है, फिर उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज वे में लिखा जाता है, फिर उसके बाद उसको स्टोर करा जाता है, फिर अगर जरूरत पड़ी तो उसको रिट्राइव करेंगे, दोबारा से निकालेंगे, दोबारा से हम उस पे ऑपरेशंस लगाएंगे, एनालाइज करेंगे। तो ये सारा काम डेटा वेयरहाउस में होता है, ठीक है। दे ऑफर अ comprehensive व्यू ऑफ द कंपनी, making both current and historical data अवेलेबल फॉर द डिसीजन मेकिंग विदाउट डिस्टरप्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखो, बेसिकली क्या करता है, हमारा इसका फायदा क्या है? मेन फायदा ये है कि ऑफर्स कंप्रीहेंसिव व्यू ऑफ अ कंपनी। मतलब आपको कंपनी का पूरा व्यू पता चल जाता है कि कंपनी किस कगार पे है, कितना डेटा है, क्या क्या यूजर्स है, क्या क्या काम हो रहा है कंपनी में। हमारी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ठीक है। और इसमें दोनों डेटा होता है हमारे पास, हिस्टोरिकल भी और करंट डेटा भी। उन्हीं के बीच में हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं अपनी, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें जरूरत क्यों पड़ी, नीड फॉर डेटा वेयर हाउस। हमें जरूरत ही क्यों पड़ी भाई डेटा वेयर हाउस की? हम अपने नॉर्मल डेटाबेस में भी तो रख सकते हैं वो डेटा। नहीं, क्योंकि नॉर्मल डेटाबेस हमारा अलग है। वो बेसिकली किस लिए यूज होता है? लोगों के करंट यूज के लिए है, जो करंट डेटा है उसके लिए है। आप खुद सोचो, अगर आपका डेटाबेस, ठीक है, करीबन 500 टीबी का हो जाए सपोज, क्योंकि सेव होता जा रहा है, आप स्टोर करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, लेकिन वो 500 टीबी का हो गया। अब आप क्या करोगे? क्योंकि पुराना डेटा है, समझ लो उसमें 50 साल पुराना डेटा है, आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते आप, है ना। तो डेटा बहुत हैवी हो जाएगा उससे, तो उस पे ऑपरेशंस लगाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो डेटा वेयर हाउसेस क्या करता है, हम जो पुराना डेटा है वो डालते रहते हैं डेटा वेयर हाउसेस में, ठीक है। और जो नया डेटा है, फ्रेश डेटा है, वही हम अवेलेबल रखते हैं पब्लिक के लिए। तो वो हमारा करंट डेटाबेस है जो हम पब्लिकली रहता है अवेलेबल। और जो अ, दूसरा डेटाबेस जो हमारा हिस्टोरिकल डेटाबेस है, वो अलग डेटा वेयर हाउसेस में स्टोर होता है, ठीक है। अब हमें जरूरत क्यों पड़ी डेटा वेयर हाउसेस की? तो बहुत सारे रीजन है, ठीक है। कौन कौन से रीजन है? सबसे पहला, फास्ट एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। मतलब बहुत ही फास्ट हमारे एनालिसिस हो जाता है डेटा पे, और रिपोर्टिंग भी बहुत अच्छी होती है। जैसे अ सिंगल सोर्स ऑफ क्रिटिकल डेटा अलाउस क्विक डिसीजन मेकिंग विदाउट रिट्राइविंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। मतलब सारा डेटा आपका एक जगह पड़ा है, और फेसबुक कोई डिसीजन लेना हो मेटा कंपनी को, तो वो मल्टीपल डेटा बेसिस में नहीं जाएगी, मतलब मल्टीपल वेयर हाउसेज में नहीं जाएगी। वो क्या करेगी, सीधा अपने एक वेयर हाउस में जाएगी, डेटा वेयर हाउस में। वहां पर उसको सारा डेटा मिल जाएगा, फेसबुक का भी, व्हाट्सएप का भी और इंस्टाग्राम का भी। और फिर वो अपने डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं क्विकली, क्योंकि एक ही जगह से सारा डेटा मिल गया, अलग अलग सोर्सेस पे नहीं जाना। क्योंकि जब हम फेसबुक जैसे बड़े सिस्टम की बात करते हैं, उस पे एक डेटाबेस यूज नहीं होता, उसमें मल्टीपल डेटाबेसेस यूज होते हैं, ठीक है। अलग अलग जगह पे इमेजेस के लिए अलग स्टोरेज है, और फिर इसके बाद पोस्ट के लिए अलग स्टोरेज है, यूजर प्रोफाइल के लिए अलग डेटाबेस है। इसके बाद
मान लो आप पोस्ट को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, उसके लिए अलग है, फीड के लिए अलग है। तो ऐसे बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं। अब अगर हम मान लो हमें कोई ऑपरेशन लगाना हो, तो हम मल्टीपल डेटाबेसेस से फेच करके क्या ऑपरेशन लगाएंगे? नहीं, क्योंकि हमारे पास तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी, इतना सारा डेटाबेस होगा, है ना? अलग अलग डेटाबेसेस है और सभी में ऑपरेशन लगाना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम सारा डेटा एक जगह पे डेटा वेयर हाउस में रखते हैं और वहीं से हम ऑपरेशन लगा के जो हमें जूस निकालना है, मतलब जो हमें इनसाइट्स निकालने हैं, वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है? Exclusive can query data themselves. Executives can query data themselves, saving time and money. तो मतलब हम पैसे भी बचता है और टाइम भी बचता है। ठीक है? दूसरी चीज, improved business intelligence. डेटा वेयर हाउस प्रोवाइड रिलायबल फैक्ट एंड एविडेंस। ये हमें क्या देता है? फैक्ट और एविडेंस देता है। ठीक है? एडिंग मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स टू मेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन। मतलब जितने मैनेजर्स होते हैं हमारे, जितने एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, सबको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ठीक है? इंप्रूव बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस पता ही है आपको, बीआई जो डिपार्टमेंट होता है जो डिसीजन मेकिंग करता है। ठीक है? इसके बाद access to historical data. Unlikely transactional data stores, data warehouse store large amount of historical data, enabling time period analysis, trend analysis and forecasts. तो मतलब बेसिकली हमारा क्या करता है, जो डेटा वेयर हाउस होता है वो बहुत सारी कैलकुलेशंस करता है। टाइम पीरियड एनालिसिस मतलब कितने टाइम पे कितने यूजर्स थे, कितने एक्टिव यूजर्स थे, कितने इनएक्टिव, कितनों ने लाइक करा, कितना। मैं फेसबुक का जस्ट एग्जांपल लेके दे रहा हूँ क्योंकि कॉमन सोशल मीडिया आप सभी यूज करते होंगे, इंस्टाग्राम का ले लो, सब सेम ही है। ठीक है? तो मेनली क्या है हमारा टाइम टू टाइम एनालिसिस, किस टाइम पे क्या चीज ट्रेंडिंग थी, ये सारी चीजें कहाँ से पता चलेगी? फेसबुक को। ठीक है? तो वो इसी से पता चलेगी। डेटा वेयर हाउस में जो एनालिसिस होगा, जो कैलकुलेशंस होंगी, उसके बिहाफ पे उनको पता चलता है। ठीक है? इसके बाद स्टैंडर्डाइज डेटा, मतलब डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इज फॉर्मेटेड कंसिस्टेंटली, मेकिंग इट इजियर टू रीड एंड एक्सेस। मतलब जो डेटा आ रहा होता है, मान लो फेसबुक से आ रहा है, इंस्टाग्राम से आ रहा है, व्हाट्सएप से आ रहा है, तो वो क्या होता है? कंसिस्टेंटली फॉर्मेट होता रहता है। फॉर्मेट मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्मेटेड होता रहता है। ठीक है? वो वाला फॉर्मेट नहीं, खाली करने वाला फॉर्मेट। ये फॉर्मेटेड मतलब स्ट्रक्चर फॉर्मेट करना, जैसे हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, फॉर्मेटिंग मतलब उसको अलग अलग फॉर्मेट करते हैं। तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं, डेटा को भी कंसिस्टेंटली फॉर्मेट करते रहते हैं ताकि वो एक ही फॉर्मेट बना रहे डेटा का, और उस फॉर्मेट डेटा को हम इजिली रिट्राइव कर सके, रीड कर सके, एक्सेस कर सके। ठीक है? हाई आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई तो पता ही है। डेटा वेयर हाउस कैन इंक्रीज रिवेन्यू और रिड्यूस एक्सपेंसेस। मतलब आपके पैसे बढ़ते हैं। आपको सोचो, आपने डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी करी, जिससे आपके बहुत पैसे बच गए, है ना? एग्जाम्पल बताता हूँ। सपोज फेसबुक है। ठीक है? फेसबुक का डेटा बहुत, मैंने जस्ट एक सिंपल जनरल से एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी को भी समझ आ जाएगा। मान लो फेसबुक पे कोई एक ऐसा फीचर है, सपोज एक्टिविटी का एक फीचर है, या कोई एक ऐसा फीचर है जो बहुत रेयरली यूज होता है। ठीक है? तो हमने क्या करा, एक इवेंट ट्रिगर करा, एक डेटा स्टोर करा कैलकुलेशन कि अगर कोई बंदा इस फीचर को यूज करा तो हमें इन्फॉर्म कर दो, मतलब हमारे डेटाबेस में एक एंट्री कर दो। तो क्या हुआ, जब हमने पूरे मान लो इंडिया में अगर मान लो 2.5 करोड़ यूजर्स हैं, ठीक है, फेसबुक के या इंस्टाग्राम के, उन्होंने उनमें से सिर्फ 50,000 बंदों ने उस फीचर को यूज करा, बाकियों ने नहीं करा, बट उस पर हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा था। समझ गए? मतलब उसके लिए हमें अलग से सर्वर मेंटेन रखने पड़ रहे थे, अलग से हमें डेटाबेसेस मेंटेन रखने पड़ रहे थे। तो वो फीचर किसी काम का था नहीं लोगों के, है ना? इस वजह से कंपनी ने क्या डिसीजन लिया कि वो उस फीचर को बंद कर देते हैं। तो क्या हुआ उस कंडीशन में, जब कंपनी ने उस फीचर को बंद कर दिया तो उसकी सेविंग हुई, उसके पैसे बचे, है ना? तो उसकी क्या हुआ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया, मतलब हाई आरओआई हो गया उसका। मतलब उसके एक्सपेंडिचर कम हुए, उसको गुड रिटर्न मिला। समझ गए? तो इस तरीके से उनको बेनिफिट होते हैं कंपनीज को डेटा वेयर हाउस मेंटेन करने का। तो ये कुछ नीड्स थी, बट अब बेनिफिट्स भी पढ़ लेते हैं। चलो फटाफट खत्म करते हैं बेनिफिट्स भी। पहला क्या है, स्केलेबिलिटी। मतलब अगर मान लो आपके 50 डेटाबेसेस हैं, ठीक है, सभी में कॉन्टिन्यूसली डेटा जा रहा है, ठीक है, जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम ले लो, लगातार डेटा जा रहा है, और डेटा क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। आपने वेयर हाउस मान लो नहीं बनाया, तो आपका डेटा क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन सभी डेटाबेस में जाके एसएसडी अटैच करनी पड़ेगी, मतलब उनका स्टोरेज इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि मान लो अगर एक सिस्टम है, एक सीपीयू है, उसकी कैपेसिटी 50 जीबी है, 50 जीबी फुल हो गया, अब आपको उसको बढ़ाना तो पड़ेगा अगर और डेटा आएगा तो क्या होता है, इस लेवल पे
डेटा वेयर हाउसेस बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि डेटा वेयर हाउसेस को इजीली स्केल करना, मतलब आप उसको स्केल इजीली कर सकते हो, ठीक है। इजी टू स्केल टू मैच इंक्रीज ट्रांजेक्शनल वॉल्यूम, हेल्पिंग बिजनेस ग्रो स्मूथली, मतलब बहुत स्मूथली काम हो जाएगा। उनको मल्टीपल डेटाबेसेस में इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा एक डेटा वेयर हाउस में जाएंगे और उसको इंक्रीज कर देंगे डेटा को, ठीक है। इसके बाद एक्सेस टू हिस्टोरिकल इंसाइट्स, allow business to access past data quickly for pattern tracing analysis, मतलब अब मल्टीपल डेटाबेसेस से एक्सेस करने के बजाय हिस्टोरिकल डेटा हम एक ही डेटाबेस से एक्सेस कर लेंगे, मतलब डेटा वेयर हाउस से एक्सेस कर लेंगे। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, उसका एक्सेस इजी हो जाएगा, ठीक है, जो बहुत क्विक होगा, ठीक है, ताकि हम पैटर्न ट्रैकिंग कर सके कि किस टाइम पे क्या क्या था। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, कैन बी बिल्ड ऑन प्रेमिसेस एंड और ऑन क्लाउड प्लेटफॉर्म डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस नीड्स एंड प्लान, मतलब फ्लेक्सिबल है डेटा वेयर हाउस। आप चाहो तो अपने कंपनी के अंदर बना लो वो डेटा वेयर हाउस, चाहे तो आप क्लाउड पे बना लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ऑन प्रेमिसेस मतलब कंपनी के अंदर बना लिया आपने, एक डेटा वेयर हाउस बना ले छोटा सा, या फिर आप चाहते हो नहीं मेरे कंपनी में 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं रहती, तो डेटा हो सकता है एक्सेस ना हो पाए किसी रीजन से, या आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप क्लाउड पे रखो। तो आपने क्लाउड कोई प्लेटफॉर्म ले लिया और वहां पर डेटा वेयर हाउस बना दिया, ठीक है। तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी, हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास बहुत सारे ऐसे डेटाबेसेस है जो रियल टाइम करंट डेटाबेसेस है, जिस पे हिस्टोरिकल डेटा भी स्टोर हो रहा है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको मैनेज करना, है ना। आगे, बेटर एफिशिएंसी, मतलब कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज एंड प्रोसेस इट टू प्रोवाइड एक्शनेबल इंसाइट लीडिंग टू बेटर डिसीजन एंड इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस, ठीक है। ये क्या करता है, मल्टीपल सोर्सेज से करता है, तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा बेटर होती है। मतलब आप खुद सोचो, अगर मैं कुछ एनालिसिस कर रहा हूँ मेटा के लिए और सिर्फ मेरे पास अभी फेसबुक का डेटा है, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का नहीं है, एक ही सोर्स से डेटा है, तो मेरा इंसाइट गलत हो जाएगा, मेरी डिसीजन मेकिंग भी गलत हो सकती है। लेकिन अगर मेरे पास सारा ही डेटा एक ही जगह पे अवेलेबल है, तो इजीली हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो बेटर एफिशिएंसी हमें मिलेगी, ठीक है। इसके बाद इंप्रूव डेटा सिक्योरिटी, अब देखो आपको अगर 50 डेटाबेस है तो 50 पे सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी, कोई भी हैक हो सकता है, किसी पे भी अटैक हो सकता है, राइट। बट अगर हमारे पास डेटा वेयर हाउस है, तो डेटा वेयर हाउस पे हम हिस्टोरिकल डेटा पे एक ही जगह पे हमें मल्टी लेवल सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी, बस ज्यादा जगह नहीं लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज डेटा मेकिंग इट इजी टू इम्प्लीमेंट मल्टी लेवल सिक्योरिटी सिस्टम एंड रिस्ट्रिक्शन बेस्ड ऑन द रोल्स, हम इजीली इस पे सेंट्रलाइज डेटाबेस पे हम क्या कर सकते हैं, रोल बेस्ड रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल डेटाबेस में रोल बेस्ड लगाना बहुत ही हेडेक है, ठीक है, बहुत ही मुश्किल काम है। इसके बाद इंक्रीज रेवेन्यू, एक्सेस टू वैल्यूएबल डेटा एनालिटिक स्ट्रेंथन बिजनेस डिसीजन एंड एक्शन, इंक्रीजिंग लॉन्ग टर्म रेवेन्यू, मतलब लॉन्ग टर्म रेवेन्यू करने में भी ये हमारा हेल्प करता है, ठीक है, हमारा रेवेन्यू बढ़ता है इससे। पता ही आपको इंसाइट्स मिलेंगे, आप बेटर डिसीजन ले पाओगे, तो आप रेवेन्यू भी ज्यादा कर पाओगे। फास्टर एंड एक्यूरेट डेटा एनालिसिस, मतलब सेंट्रलाइज्ड cleaned and formatted data enables quicker and more accurate analysis and reporting, अब आपका डेटा पूरा फिल्टर्ड है, प्रॉपर स्ट्रक्चर में है और क्लीन है एकदम, ठीक है, सेंट्रलाइज है, एक ही जगह पर है, तो आप इजीली उसको एनालिस कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो और रिपोर्टिंग कर सकते हो, ठीक है। दीज बेनिफिट्स हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा वेयर हाउस इन मॉडलिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, तो आपको पता चल चुका है कि डेटा वेयर हाउस के बेनिफिट्स क्या होते हैं, आपको पता चल चुका है नीड क्या क्या है डेटा वेयर हाउस की, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। तो आगे चलते हैं हमारा, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेटा वेयर हाउस डिजाइन अप्रोच। तो डेटा वेयर हाउस डिजाइन कैसे करा जाता है, पहले तो हम इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखो हमने दो साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था, पहला पढ़ा था बिल इनमोन के बारे में और दूसरा पढ़ा था रैल्फ किम्बल के बारे में, ठीक है। तो दोनों ने ना अपनी अपनी कुछ अप्रोचेस दी थी कि हम इस तरीके से डेटा वेयर हाउसेस को डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो अब उनकी अप्रोचेस को पढ़ने के बारे कि वो क्या क्या अप्रोच थी, ठीक है। मैंने बताया था बिल इनवन ने टॉप टू डाउन अप्रोच बनाई थी, टॉप डाउन अप्रोच, और रैल्फ किम्बल ने बॉटम अप अप्रोच बनाई थी, ठीक है, डेटा वेयर हाउस बनाने की। तो अब थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। डिजाइनिंग द डेटा वेयर हाउस इन्वॉल्व चूजिंग द राइट अप्रोच टू सेव टाइम एंड रिड्यूस प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो हमें अपने बिजनेस के हिसाब से अप्रोच चूज करनी होती है, जिसमें हमारा टाइम भी बचे और हमारा जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो भी बचे, ठीक है। There are two main design approach based on the methodology of Bill Inman, जो था टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है, एंड रैल्फ किम्बल जो था बॉटम अप अप्रोच, ये दो अप्रोचेस थी हमारी। अब इन दो अप्रोचेस में था क्या, पहले इनके अप्रोचेस को समझते हैं, ठीक है।
डायग्राम भी दिखाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा पूरा कि क्या अप्रोच है, कैसे कैसे चलता है, ठीक है। ये सारा आपको क्लियर करूंगा, बट आप एक बार ध्यान से समझ लेना, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं बिल इनमन के बारे में। अब देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो भाई साहब है हमारे, ये दिख रहे हैं राइट साइड में, ये बिल इनमन है, ठीक है। और इसके नीचे जो है, ये वाले रैल्फ किम्बल है ये, ठीक है। ये दोनों बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, पता ही है आपको। और इन्होंने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, और बिल इनमन को तो भाई फादर बोला जाता है डेटा वेयर हाउसिंग का, ठीक है। तो ये फोटोज इसलिए है ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो सके कि कौन है ये, तो शक्लें थोड़ी जाने पहचानी होनी चाहिए, ठीक है। खैर आपको तो कोई मतलब नहीं है इससे, बट मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको पता चल सके। आगे देखते हैं। अब टॉप डाउन अप्रोच के बारे में पढ़ते हैं। टॉप डाउन मतलब ऊपर से, ठीक है, सीधा नीचे तक, ठीक है, टॉप डाउन। अब ये अप्रोच था कि, ठीक है, आप समझते हैं, ठीक है। बिल इनमन्स टॉप डाउन अप्रोच डिजाइन द डेटा वेयर हाउस फर्स्ट, ध्यान से सुनना, डिजाइन द डेटा वेयर हाउस फर्स्ट एंड देन बिल्ड data marts on the top of it, then build data marts on top of it. Here are the step involves. अब देखो ध्यान से, ये चीज समझना, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इनकी जो अप्रोच थी वो थी टॉप डाउन अप्रोच। अब टॉप डाउन अप्रोच में इन्होंने क्या करा, सबसे पहले डेटा वेयर हाउसेस को डेवलप करा। क्या बनाया, पहले डेटा वेयर हाउसेस को डेवलप करा, उसके बाद डेटा मार्ट्स को डेवलप करा। अब डेटा वेयर हाउसेस तो आपको पता है क्या है, बट डेटा मार्ट्स आपको नहीं पता, बट डेटा मार्ट्स बता देता हूं मैं है क्या, ठीक है। डेटा मार्ट्स एक तरीके से सब डेटाबेसेस होते हैं, मतलब वेयर हाउस के अंडर में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटी छोटी कलेक्शंस होती है, जिनके अंदर हम कुछ लॉजिकल डेटा रखते हैं जो स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर ऑपरेशंस के लिए या किसी पर्टिकुलर सब ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है, ठीक है। एग्जांपल बताता हूँ। सपोज एक फेसबुक है, फेसबुक में क्या हुआ, बहुत सारी कैलकुलेशन हुई। अब आपको सेल्स के लिए एक अलग डेटाबेस चाहिए, तो डेटा वेयर हाउस सारी कैलकुलेशन करके और कुछ डेटा सेल्स के लिए अलग रखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या, किस तरीके चलता है, टॉप डाउन अप्रोच चलती है। मैं आपको बताता हूँ, डेटा मार्ट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं क्या स्टेप्स है, ठीक है। सबसे पहला, एक्सट्रैक्ट डेटा। हमें क्या चाहिए, सबसे पहले डेटा चाहिए, क्योंकि बिना डेटा के हम ऑपरेशंस तो चला ही नहीं सकते, ठीक है। तो डेटा चाहिए। डेटा कहां से आएगा, हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज है डेटा के। डेटा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड लोडेड इनटू अ स्टेजिंग एरिया फॉर वैलिडेशन। अब देखो क्या होता है, यहाँ डायग्राम को समझना, डायग्राम से ज्यादा अच्छे समझ आएगा। सोर्स डेटाबेसेस, हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज होंगे, मैंने बताया था फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप, सभी अलग अलग सोर्सेज है। तो इन तीनों सोर्सेज से जो डेटा आएगा, ठीक है। यहां पर देखो बीच में जो दिख रहा है वो कह रहा है एक्सट्रैक्ट डेटा टू स्टेज, मतलब यहां पर स्टेज में डेटा चला गया, ठीक है। अब स्टेज क्या है, स्टेज एक प्लेस है जहां पर उस डेटा को वैलिडेट करा जाता है, ठीक है, ताकि हमारे पास करेक्ट डेटा आए, वैलिडेट होता है पहले वो, ठीक है। इसके बाद लोड डेटा टू डेटा वेयर हाउस, हम क्या करते हैं, फिर उस डेटा को, वैलिडेटेड डेटा को लोड कर देते हैं डेटा वेयर हाउस के अंदर। तो वैलिडेटेड डेटा इज लोडेड इनटू द डेटा वेयर हाउस। तो ये सारा डेटा जो वैलिडेट हो जाएगा, उसके बाद वो किस में लोड कर दिया जाएगा, डेटा वेयर हाउस के अंदर लोड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो यहां तक भी हमें क्लियर है। इसके बाद क्या लिखा है, एग्रीगेशन एंड समराइजेशन। अब ये है क्या, ठीक है। रेगुलरली एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम डेटा वेयर हाउस टू द स्टेजिंग एरिया, अप्लाई एग्रीगेशन एंड समराइजेशन एंड लोड इट बैक। मतलब ये क्या करता है, डेटा फेच करता है, एग्रीगेशंस लगाता है, रिलेशंस बनाता है, समराइज करता है, डेटा को छोटा करता है, और देन उसको दोबारा से डाल देता है डेटा वेयर हाउस में। फिर से फेच करता है डेटा, फिर डाल देता है, फिर फेच करता है, फिर डाल देता है। मतलब ये क्या करता रहता है, उस डेटा पे ऑपरेशंस लगाते रहता है, मतलब उसको समराइज करता रहता है और एग्रीगेशंस बनाता रहता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्या है, क्रिएट डेटा मार्ट्स। डेटा मार्ट्स बताया ना, सब कलेक्शन, ठीक है, सब डेटा। Data marts extract this process data and apply further transformation to meet their specific need. मतलब यहां से डेटा एक्सट्रैक्ट होके चला जाता है छोटे छोटे डेटा मार्ट्स में। जो जैसे सेल्स का डेटा है, तो वो सेल्स का डेटा मार्ट में जाएगा और वहां पर उसकी कैलकुलेशन होगी सेल्स से रिलेटेड, जो भी एल्गोरिथम्स लगेगी, जो भी एनालाइजिंग होगी, वो सब यहीं पर होगी, ठीक है। तो इस तरीके से सारा प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो देखो ऊपर से नीचे डेटा आया जा रहा है, फ्लो हुए जा रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, टॉप डाउन अप्रोच बोल दिया, ठीक है। डेटा वेयर हाउस डिजाइन अप्रोच, ठीक है, डीडब्ल्यू डेटा वेयर हाउस, ठीक है। तो ये अब आपको क्लियर हो चुका है कि टॉप डाउन अप्रोच में क्या करते हैं, सबसे पहले सोर्सेस से डेटा को एक्सट्रैक्ट करा जाता है, पहला स्टेप। उसको स्टेज पे लाया जाता है ताकि हम उस पे वैलिडेशंस लगा सके।
देन उसको लोड करा जाता है डेटा वेयर हाउस में, थर्ड स्टेप। इसके बाद एग्रीगेशन समराइजेशन में क्या करते हैं, डेटा रेगुलरली एक्सट्रैक्ट करते हैं डेटा हाउस से और उसको ऑपरेशन लगा के मतलब उसको समराइज और एग्रीगेशन लगा के वापस से पुट कर देते हैं डेटा वेयर हाउस में। फिर निकालते एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर लोड कर देते हैं, लोडेड बैक एक्सट्रैक्ट, लोडेड बैक एक्सट्रैक्ट, लोडेड बैक, ठीक है। देन हम उसको आगे फर्दर प्रोसेस कर देते हैं डीएम में, ठीक है, मतलब डेटा मार्ट्स में। तो यहां तक हमारा डेटा क्लियर है, डेटा मार्ट्स टॉप डाउन अप्रोच जो हमारी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है एग्जाम में, ध्यान से पढ़ लेना। इसके बाद अगला आता है बॉटम अप अप्रोच। क्या है बॉटम अप अप्रोच? तो कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा फर्क है। टॉप डाउन में ऊपर से डेटा फ्लो होता हुआ नीचे आता है, ठीक है। बट बॉटम अप में क्या कर रहा, जो यहाँ पर डेटा मार्ट्स है ना, बस उसको पहले मूव कर दिया, मतलब डेटा वेयर हाउस से पहले अप कर दिया, तो बॉटम से उसको अप में मूव कर दिया, ऐसे याद रख लेना। बॉटम से उसको अप में, क्योंकि देखो यहाँ इस डायग्राम में ये बॉटम में है, इसको मूव करके अप में कर दिया वेयर हाउस के ऊपर, तो बॉटम अप अप्रोच होगी ये, समझ लो, ठीक है। याद रखने का तरीका, बॉटम से अप में मूव कर दिया, बॉटम अप अप्रोच है, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है, ये था रैल्फ किम्बेल का सॉल्यूशन। सॉरी, रैल्फ किम्बल थे, उन्होंने क्या करा, रैल्फ किम्बल्स बॉटम अप अप्रोच, ऑल्सो नोन एज डायमेंशनल मॉडलिंग, इसको डायमेंशनल मॉडलिंग भी बोलते हैं। स्टार्ट विद क्रिएटिंग डेटा मार्ट्स। ये पहले क्या करते हैं, देखो रैल्फ किम्बल ने बोला कि पहले हम डेटा मार्ट क्यों नहीं बनाते, हम पहले डेटा मार्ट बना देते हैं, ठीक है। डेटा मार्ट मैंने बताया था, सब कलेक्शन, सब डेटाबेस फॉर द स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस। मतलब हमने क्या करा, स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस के लिए अलग अलग डेटा मार्ट्स बना दिए पहले। डेटा आया सोर्सेज से, एक्सट्रैक्ट करा, स्टेज, ये स्टेजिंग वही है, ठीक है, और इसको क्या कर दिया, छोटे छोटे डेटा मार्ट्स बना दिए, ठीक है। पहले हमने क्या करा, डेटा मार्ट्स बना दिया, ठीक है। प्रोसेस एंड लोडेड इनटू द डेटा मार्ट। तो पहला स्टेप हो गया क्रिएट डेटा मार्ट्स। डेटा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सोर्सेज सिस्टम इनटू अ स्टेजिंग एरिया, बताया था स्टेजिंग एरिया में आएगा, एंड प्रोसेस्ड एंड लोडेड इनटू डेटा मार्ट्स। उसको कहां पर लोड कर देते हैं, डेटा मार्ट्स में। इसके बाद सेकंड स्टेप, इंटीग्रेट इनटू ईडीडब्ल्यू। ईडीडब्ल्यू होता क्या है, ठीक है। ईडीडब्ल्यू एंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस होता है। देखो एंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस क्या है, सॉल्यूशन है एंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस, ठीक है। एंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस यूज करा जाता है, उसको हम बाद में यूज करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, मतलब पहले यहां से डेटा इसमें आ गया, डेटा सेट, डेटा मार्ट्स को, फिर उसको यहां पर लोड कर दिया किसमें, एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस में, ठीक है। अब देखो, डेटा फ्रॉम द डेटा मार्ट्स इज एग्रीगेटेड, समराइज एंड लोडेड इनटू द ईडीडब्ल्यू। मतलब उसको समराइज करते हैं, ठीक है, यहां पर, और फिर हम उसको किस में कर देते हैं, लोड कर देते हैं ईडीडब्ल्यू में। ईडीडब्ल्यू मतलब एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस, ठीक है। इसके बाद मेक डेटा अवेलेबल, द ईडीडब्ल्यू डेटा इज देन अवेलेबल फॉर एंड यूजर टू एनालाइज एंड मेक क्रिटिकल डिसीजन। मतलब जो ये लास्ट वाला जो डेटाबेस यहाँ पर आ गया डेटा वेयर हाउस में, अब यही यूजर जो है वो एक्सेस कर पाएंगे उस डेटा को, ठीक है। तो मतलब प्रोसेस समझ आ गया। पहले हमने क्या करा, सिस्टम सोर्सेज से डेटा उठाया स्टेजिंग पे, स्टेजेस से हमने उसको फिल्टर आउट करके प्रोसेसिंग करके डेटा मार्ट्स बना दिए, और उन डेटा मार्ट्स को प्रोसेस करके हमने उसको डेटा वेयर हाउस में स्टोर कर दिया, जो हमारा क्या था, ईडीडब्ल्यू मतलब एंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस, ठीक है। तो ये आपके दो अप्रोचेज होंगी। इन दोनों अप्रोच के डायग्राम बना के अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन करके आओगे, फुल नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इसको ढंग से पढ़ लेना, आ सकता है, ठीक है, ये सौदा भी आ सकता है। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा वेयरहाउस। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, अ डेटा वेयरहाउस इज अ सिस्टम डिजाइन टू एनालाइज एंड प्रेजेंट एंटरप्राइज डेटा टू हेल्प सीनियर मैनेजमेंट मेक डिसीजंस। इट हैज फोर की कैरेक्टर, चार की कैरेक्टर्स है, ठीक है। पहला क्या है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, फोकस ऑन स्पेसिफिक थीम्स लाइक सेल्स, प्रोडक्ट्स, कस्टमर एंड अकाउंट्स। मतलब हम क्या करते हैं, डेटा मार्ट्स बना देते हैं जिसके अंदर हम स्पेसिफिक डेटा मतलब थीम्स पे डेटा को ऑप्टिमाइज करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, सपोज एक कंपनी है जिसको अपने सेल्स को ज्यादा इंप्रूव करना है, तो उसने एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड वेयर हाउस में सेक्शन बना दे जिसके अंदर क्या है, आपका सेल्स का डेटा जा रहा है, ठीक है। प्रोवाइड डेटा रिलेटेड टू दिस थीम, नॉट जस्ट करंट ऑपरेशन, फॉर द बेटर डिसीजन मेकिंग। समझ गए, सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मतलब कैरेक्टरिस्टिक डेटा वेयर हाउस है कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मतलब हमारे पास सब्जेक्ट के हिसाब से भी डेटा आ जाता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट पे आपको डेटा चाहिए। सब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब आपको स्पेसिफिक किसी सेक्शन के लिए चाहिए, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेटा चाहिए, तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। सेकंड क्या है,
इंटीग्रेटेड कंबाइंस डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस इनटू यूनिफाइड फॉर्मेट। यूनिफाइड मतलब एक फॉर्मेट में, ठीक है। अलग अलग डेटा जो है हमारा अलग अलग फॉर्मेट में आता है, अलग अलग मतलब स्ट्रक्चर्स में आता है, उनको सेम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, इंटीग्रेटेड, ठीक है। इंश्योर कंसिस्टेंसी, रीडेबिलिटी एंड सिक्योर स्टोरेज ऑफ डेटा। ये इंश्योर करता है कि हमारा कंसिस्टेंट रहे डेटा, रीडेबिलिटी अच्छी बनी रहे डेटाबेस की, डेटास की, और सिक्योर स्टोरेज हो, हमारा कहीं पर हैक ना हो, कोई ग्लिच ना हो, हमारा डेटा सिक्योर रहे। इसके बाद टाइम वेरिएंट। क्या होता है टाइम वेरिएंट? स्टोर डेटा ओवर डिफरेंट टाइम इंटरवल, वीकली, मंथली और ईयरली। अब टाइम वेरिएंट का मतलब है कि या तो हम मंथली ले रहे हैं डेटा या हम वीकली ले रहे हैं। मतलब एक टाइम तो रखना पड़ेगा हमें कि कब हम खाली करें अपना पुराना डेटा। अगर हमारा बहुत ज्यादा डेटा ऑटोमेटिकली फिल होता जा रहा है फ्रीक्वेंटली, तो हम उसको वीकली कर सकते हैं। अगर ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं हो रहा तो मंथली कर सकते हैं। अगर बहुत रेयरली भर रहा है डेटाबेस तो हम ईयरली भी कर सकते हैं उसको मूव, है ना। मेंटेनिंग हिस्टोरिकल डेटा टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। पुराने से पुराना डेटा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना मेंटेन करके रखती है, ताकि उसको हिस्टोरिकल डेटा पता चल सके, उसको एनालाइज कर सके कि किस टाइम हमारी क्या सेल थी, क्या था। ये सारा काम इसमें होता है, ठीक है, टाइम वेरिएंट में। डेटा इज नॉट अपडेटेड और चेंज वंस स्टोर्ड। अगर एक बार स्टोर हो गया, ना उसको मॉडिफाई करा जाता है, ना उसको अपडेट करा जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपने हिस्टोरिकल डेटा को मॉडिफाई कर दिया तो वो किसी काम का नहीं है भाई, आपने हिस्ट्री तो उसकी उड़ा दी, है ना। सपोज अगर सेल्स का डेटा है, कितनी सेल्स हुई और आपने उसको मॉडिफाई करके ज्यादा सेल्स कर दी, तो वो तो किसी काम का ही नहीं है। हिस्टोरिकल का मतलब है हमारी पुरानी गलतियों से सीखना, कब कब हमारे क्या क्या पैटर्न रहे, क्या क्या हमारे ट्रेंड्स रहे, उसके बिहाफ पे करंट डिसीजन लेना, है ना। तो उसको मॉडिफाई करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, टाइम वेरिएंट है। इसके बाद नॉन वोलेटाइल। अब नॉन वोलेटाइल मतलब वही, डेटा रिमेन्स अनचेंज्ड वन इट्स एडेड टू द वेयर हाउस। जब ऐड हो जाए तो वो चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखना। क्योंकि फॉर्मेट करते टाइम तो हम चेंज करते हैं, लेकिन उसका स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, डेटा चेंज नहीं करते, ठीक है। बट वो अनचेंज होता है, मतलब डेटा जो है हमारा अनचेंज रहता है। अगर वेयर हाउस में एक बार आ गया तो वो अनचेंज रहेगा, उसको दोबारा चेंज हम नहीं करेंगे करते, ठीक है। द डेटा इज एडिड विदाउट रिमूविंग और इरेजिंग एग्जिस्टिंग डेटा। मतलब हम उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते, एग्जिस्टिंग डेटा ही होता है वो, ठीक है। कीप डेटा सेपरेट फ्रॉम द ऑपरेशनल डेटाबेस टू अवॉइड फ्रीक्वेंट चेंजेस। अब देखो, हमारा अगर नॉर्मल डेटाबेस है तो वो तो फ्रीक्वेंटली अपडेट होता रहता है ना। जो हमारा करंट डेटाबेस है वो तो उस पे ऑपरेशन चलते रहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, अगर आप फेसबुक यूज कर रहे हो तो मैसेजेस वाला जो डेटाबेस है वो तो चलता रहेगा। आप उस पे मैसेज डालते हो, निकालते हो, मतलब सेंड करते हो, रिसीव करते हो, बहुत सारी चीजें करते हो, अपडेट करते हो, एडिट भी कर देते हो मैसेज को, है ना। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, जो आपने 2.5 साल पहले मैसेज करा होगा, वो जो डेटा वेयर हाउस में चला गया होगा, तो उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो 2.5 साल पहले का गया हुआ है। अब वो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि वो हिस्टोरिकल डेटा है। वो अब करंट डेटाबेस में है ही नहीं जिसे मॉडिफाई करना है। हाँ, अगर आपको कुछ मॉडिफाई करना है तो करंट वाले में होगा, बट हिस्टोरिकल में कुछ मॉडिफाई नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ डेटा वेयर हाउसेस वर्क। कैसे वर्क करता है डेटा का वेयर हाउस, कैसे चलता है, ठीक है। अ डेटा वेयर हाउस इज अ सेंट्रल डिपोजिटरी। मैंने बताया था ना, एक ही जगह पे रखते हैं, सेंट्रल डिपोजिटरी, वेयर द डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इज कलेक्टेड। मतलब डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करते हैं और एक जगह पे उसको स्टोर करके रख देते हैं। चलो यहां तक समझ आया। इट कैन हैंडल स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। मतलब तीनों टाइप के डेटा हैंडल कर सकता है। स्ट्रक्चर्ड मतलब फुल्ली स्ट्रक्चर्ड में जो हमें चाहिए वो हम सीधा वेयर हाउस में डाल सकते हैं, ठीक है। सेमी स्ट्रक्चर जो आधा स्ट्रक्चर में, तो उसको हम फिर रिस्ट्रक्चरिंग करके और डाल देते हैं। इसके बाद अनस्ट्रक्चर्ड जो अगर डेटा आता है उसको भी हमें स्ट्रक्चर करके फिर डालना होता है, क्योंकि हमारा फॉर्मेटेड डेटा जाता है ना। This data is processed, transformed, and accessed by user for business intelligence reporting and decision making. The key components are, अब क्या क्या इसके key components हैं। ये डेटा यूज करा जाता है बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए। अब क्या क्या कंपोनेंट है इसके? सबसे पहला क्या है? लोड मैनेजर। क्या चाहिए हमें? लोड मैनेजर चाहिए। सबसे पहला काम क्या है? कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम ऑपरेशनल सिस्टम्स, कन्वर्ट डेटा इनटू सुटेबल फॉर्म, responsible for data import, export, validation, extraction, cleansing, formatting, standardizing, merging, and establishing referential integrity. अब लोड मैनेजर क्या करता है?
लोड मैनेजर बेसिकली क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, मतलब जो हमारे ऑपरेशनल सिस्टम्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशनल सिस्टम, मतलब जो हमारे करंट डेटाबेस है, बेसिकली ऑपरेशनल सिस्टम मतलब करंट जो हमारा डेटाबेस है जो हमारा चल रहा है। मैं करंट वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ। करंट का मतलब है, सपोज आप अगर कोई कंपनी यूज कर रहे हो, किसी का भी डेटाबेस यूज कर रहे हो, दो डेटाबेस होते हैं, एक वेयर हाउस जो अनचेंज्ड है और एक करंट जो आप चेंज भी कर सकते हो और एक्सेस भी करते हो। ठीक है, नॉर्मल यूजर एक्सेस नहीं करता वेयर हाउस के डेटा को, क्योंकि वेयर हाउस का डेटा इंटरनल कंपनी के लिए होता है। समझ गए? करंट डेटाबेस मतलब आपका करंट डेटाबेस। ठीक है, तो लोड मैनेजर क्या है, पहला कंपोनेंट है इसका। हाउ डेटा वेयर हाउस, पहला कंपोनेंट है लोड मैनेजर। तो क्या करता है, कलेक्ट करते हैं हम डेटा, कन्वर्ट्स डेटा इनटू सुटेबल फॉर्म, जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए उस फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करते हैं। देन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए डेटा, वैलिडेशन सप्लाई करने के लिए, एक्सट्रैक्शन करने के लिए, क्लींजिंग करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए डेटा, स्टैंडर्डाइजेशन, मर्ज करना, दो टेबल्स को मर्ज करना, स्टैब्लिश रेफरल इंटीग्रिटी, ये सारी चीजें करता है लोड मैनेजर। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, वेयर हाउस मैनेजर एक्ट एज द कोर एंड द डेटा वेयर हाउस सिस्टम। तो वेयर हाउस मैनेजर क्या होता है, आपका कोर डेटा सिस्टम होता है। ठीक है, मैनेजेस a large database with information from various sources, organize data for ease access and updates। ठीक है, मतलब वेयर हाउस मैनेजर में हम क्या करते हैं, इस कंपोनेंट में हम बेसिकली डेटा को एक जगह पे स्टोर करके रखते हैं, एक्ट एज कोर डेटा वेयर हाउस सिस्टम। ठीक है, मैनेजेस क्या मैनेज करता है, ये लार्ज डेटाबेस विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, जो जो सोर्सेस से इंफॉर्मेशन आ रही थी उसको वो मैनेज करता है। ठीक है, और ऑर्गेनाइज डेटा फॉर ईज ऑफ एक्सेस, मतलब उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करता है कि कोई भी उस डेटा को इजिली एक्सेस कर सके। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका कंपोनेंट क्वेरी मैनेजर। क्वेरी मैनेजर क्या है, प्रोवाइड्स एंड यूजर विद एक्सेस टू स्टोरिंग डेटा यूजिंग स्पेशलाइज्ड टूल। क्वेरी मैनेजर से क्या करते हैं हम, क्वेरी मैनेजर से हम उस स्टोर डेटा को एक्सेस करते हैं। वेयर हाउस में डेटा आ गया, स्टोर भी हो गया, लेकिन वो अब तब तक काम करने जब तक हम उसको एक्सेस करके उस पर ऑपरेशन ना लगाएं। ठीक है, अब हमें कोई रिलेवेंट डेटा चाहिए तो हम निकालने के लिए क्या करें, काफी सारे टूल्स यूज करते हैं, है ना, वेयर हाउसिंग में। अब लेकर सपोर्ट वेरियस डेटा माइनिंग टूल्स लाइक क्वेरी एंड रिपोर्टिंग, OLAP, स्टैटिस्टिक, डेटा डिस्कवरी, ग्राफिकल जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सारे अलग अलग सपोर्टिव सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, जो डेटा माइनिंग के टूल्स यूज होते हैं मेन क्वेरीज वगैरह करने के लिए। आपने देखा होगा अगर हम एसक्यूएल से भी डेटा निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले एक एसक्यूएल की क्वेरी लगाते हैं। सेम ऐसे जो वेयर हाउसेज होते हैं, जो डेटा वेयर हाउसेज होते हैं, उनमें से भी डेटा क्वेरीज करके निकाला जाता है। ठीक है, उनके काफी सारे टूल्स आते हैं जो उसमें यूज होते हैं। ठीक है, अगला एंड यूजर एक्सेस टूल includes tools for reporting, querying, data dipping, EIS, OLAP एंड डेटा माइनिंग। तो काफी सारे टूल्स हैं जो एंड यूजर एक्सेस करते हैं। तो एक मॉड्यूल एक कंपोनेंट आता है एंड यूजर एक्सेस टूल, इसमें बहुत सारे टूल्स इंक्लूड होते हैं जिससे रिपोर्टिंग होती है, क्वेरिंग होती है, डेटा डिगिंग होती है। तो ये सारी चीजें इससे करते हैं टूल्स के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारे मेन चार कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, डेटा वेयर हाउस कैसे वर्क करता है, चार कंपोनेंट, पहला क्या है लोड मैनेजर, दूसरा क्या है डेटा वेयर हाउस, तीसरा वेयर हाउस मैनेजर, दूसरा क्या है क्वेरी मैनेजर और चौथा क्या है एंड यूजर एक्सेस टूल। तो ये चार कंपोनेंट आपको याद रखने हैं। इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख भी सकते हो, अगर डीप में पढ़ना है तो आप बुक में पढ़ सकते हो उसके बारे में। तो ये आपको पता चल गया कि हाँ क्या क्या हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है OLTP एंड OLAP। अब OLTP OLAD क्या होता है, इसको OLTP की फुल फॉर्म में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। ठीक है, और OLAP की क्या है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ठीक है, तो अब होते क्या है, देखो, online transaction processing and online analytic processing OLAP are two different types of systems यूज फॉर हैंडलिंग डेटा। तो दो सिस्टम्स मतलब हम यूज करते हैं डेटा हैंडलिंग के लिए, दो तरीके डेटा हैंडल होता है। पहला सिस्टम क्या है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग क्या होता है, मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, इसका पर्पस क्या है। कैप्चर्स, स्टोर एंड प्रोसेसेस ट्रांजेक्शन डेटा इन रियल टाइम। मतलब सपोज आपने डेटाबेस से कोई भी ट्रांजेक्शन करी तो रियल टाइम में वो चीज अपडेट हो जाती है, रियल टाइम में वो चीज रिफ्लेक्ट हो जाती है। जिससे मैं आपको मतलब सिंपल वर्ड में बताऊं तो एक तरीके से हमारा करंट डेटाबेस हैंडलिंग का सिस्टम है। ठीक है, कि करंट डेटाबेस को हम कैसे हैंडलिंग करेंगे। ठीक है, मैंने बताया ना करंट और हिस्टोरिकल डेटा दो बताए थे, है ना।
इसका यूजेस, यूज फॉर एवरीडे ट्रांजैक्शंस लाइक बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड एक्टिविटी एंड रिटेल चेकआउट। तो बहुत सारी चीजों में हम ये चीज यूज करते हैं, वो नॉर्मल हम यही यूज करते हैं बेसिकली। एम्फासाइज फास्ट प्रोसेसिंग और फ्रीक्वेंट अपडेट, मतलब बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस होता है और काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपडेट भी होता है। जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होती जाएगी, ट्रांजेक्शन का मतलब है डेटाबेस से ट्रांजेक्शन, ठीक है, मतलब उससे अपडेट करना, एडिट करना, क्रिएट करना, डिलीट करना, लगातार करना, ठीक है। इसके बाद ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व ऑपरेशंस लाइक इंसर्शन, अपडेट, डिलीट। तो जो जो ट्रांजेक्शन क्या क्या होते हैं, इंसर्ट करना डेटा, अपडेट करना, डिलीट करना, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये फ्रीक्वेंटली चलता रहता है, ठीक है। आप देखोगे अगर कोई भी वेबसाइट है जिस पे आप कोई भी ये काम करते हो, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, वैसे तो आप नहीं करते, वो बैकग्राउंड में होता है। सपोज आपने कोई पोस्ट क्रिएट करा तो इंसर्ट वाली क्वेरी चलती है ना। किसी पोस्ट को एडिट करा तो अपडेट वाली क्वेरी चलती है बैकग्राउंड में। किसी पोस्ट को आपने डिलीट करा तो डिलीट वाली क्वेरी चलती है ना। तो ये सब क्या है, ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है। इसके अंदर एग्जाम्पल क्या है, एटीएम ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन शॉपिंग कार्ड्स, ये सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग के, ठीक है। अब की फीचर्स क्या है इसके, हैंडल मैनी स्मॉल ट्रांजेक्शंस, बहुत सारी स्मॉल ट्रांजेक्शन को ये हैंडल कर सकता है। यूज सिंपल स्टैंडर्डाइज क्वेरीज, मतलब इसके अंदर बहुत सारी सिंपल सिंपल क्वेरीज यूज होती है, ठीक है, छोटी छोटी क्वेरीज यूज होती है। रिक्वायर्स रेगुलर बैकअप एंड कंटिन्यूटी, मतलब हम इसमें बैकअप्स भी लगाते हैं रेगुलरली, और कंटिन्यूटी मतलब ये डेटा चलता रहता है, ठीक है। डिजाइन नॉर्मलाइज डेटाबेस फॉर एफिशिएंसी, मतलब ये नॉर्मलाइज डेटाबेस होता है बहुत एफिशिएंटली यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये तो समझ आ गया, ये बेसिकली यूज होता है हमारे करंट ट्रांजेक्शन में, मतलब करंट डेटा में, ठीक है। अब हिस्टोरिकल डेटा के लिए यूज होता है ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग, ओएलएपी, ठीक है। अब एनालिटिक मतलब पर्पस क्या है इसका, मेनली एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस, मतलब एनालिटिक नाम से पता चल गया, ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग मतलब हम एनालाइज करेंगे डेटा को, ठीक है। और कौन से डेटा को हम एनालाइज करते हैं, करंट डेटा को तो नहीं करते, हम क्या करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करते हैं। तो पर्पस है लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करना, अब किसके लिए, बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए। बीआई जो आपकी पूरी ब्रांच होती है, ठीक है, जो बिजनेस डिसीजंस लेती है बेसिकली, उसके लिए। इसका यूजेस क्या है, यूज फॉर डेटा माइनिंग, एनालिटिक एंड रिपोर्टिंग, ये यूज होता है डेटा माइनिंग, एनालिटिक और रिपोर्टिंग के लिए। एम्फेसाइज क्या है इसका, रिस्पॉन्स टाइम फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेरी, ठीक है, क्या करता है, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को चलाता है, ठीक है। क्वेरीज बेस्ड ऑन सिलेक्ट कमांड फॉर एग्रीगेशन डेटा, मतलब बेसिकली इसमें सिलेक्ट ही होता है, क्योंकि अपडेट तो आप कर नहीं सकते हिस्टोरिकल डेटा, मैंने आपको बताया था पिछले सेक्शन में कि हम डेटा को अपडेट नहीं करते, अगर वो एक बार डेटा वेयर हाउस में आ गया, हिस्टोरिकल डेटा आ गया, तो हम उसको दोबारा अपडेट नहीं करते, है ना, क्योंकि वो आने के बाद स्टैटिक रहता है वहां पर, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल, ईयर एंड ओवर ईयर फाइनेंशियल एनालिसिस, मार्केटिंग ट्रेंड्स रिपोर्ट्स, तो ये सारी चीजें, फाइनेंशियल एनालिसिस जो चलता है, ट्रेंड्स रिपोर्ट चलती है मार्केट की, ये सारी किसमें, ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग में आती है। इसका की फीचर क्या है, हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा विद कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, देखो उसकी क्वेरीज ना बहुत बड़ी बड़ी होती है, क्यों, क्योंकि हमारे पास मतलब बिलियंस ऑफ डेटा होता है, ठीक है। और उस डेटा के अंदर हमें ऐसी क्वेरी, स्पेसिफिक ट्रांजेक्शनल क्वेरी चलानी होती है जिससे सिर्फ हमें जो रिलेवेंट डेटा है वो ही मिले, ठीक है। इसके बाद यूजेस कस्टम रिपोर्टिंग टूल, इसमें काफी सारे टूल्स यूज होते हैं, क्योंकि हाथ से तो क्वेरी लिखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए इसमें टूल्स लगते हैं जो बैकग्राउंड में क्वेरीज को रन करते हैं, ठीक है, उन डेटा वेयर हाउसेज में। इसके बाद डेटा इज पीरियोडिकली रिफ्रेश्ड, ठीक है, क्या होता रहता है, रिफ्रेश होता रहता है। इसके बाद डिजाइन डीनॉर्मलाइज डेटाबेस फॉर एनालिसिस, मतलब क्या नॉर्मलाइज नहीं होता, बड़ा डेटाबेस होता है, डीनॉर्मलाइज तो एनालिसिस कर रहा है। डिफरेंस अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, टेबल पूरी दी हुई है मैंने, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे, मतलब डिटेल में आपको पता चल जाएगा। डिफरेंस वही है जो मैंने एक्सप्लेन करा, उसी को बस पॉइंट्स बना के और एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इसके बाद अगला आता है डेटा ग्रेन्युलरिटी, ठीक है, थोड़ा सा वर्ड अजीब सा है, ग्रेनुलैरिटी बोलते हैं, ग्रेनुलैरिटी बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो डेटा ग्रेनुलैरिटी होती क्या है, देखो इसको थोड़ा समझो, क्योंकि ये टॉपिक कई बार पूछ लिया जाता है, ऊपर वाला तो आपको पता चल गया, अब ये टॉपिक थोड़ा मतलब पूछ लिया जाता है, तो एक बार समझ लेना चीज को है क्या है। ग्रेनुलैरिटी इन डेटा वेयर हाउसिंग रेफर्स टू द लेवल ऑफ डिटेल इन डेटा, हेयर आर स्पीड पॉइंट। अब देखो जब हम डेटा स्टोर करते हैं, ग्रेनुलरिटी का मतलब होता है कि हम उसको किस वे में स्टोर कर रहे हैं। देखो हमारे पास दो वे होते हैं डेटा स्टोर करने के, एक होता है फाइन ग्रेनुलरिटी और दूसरा होता है कोर्स ग्रेनुलरिटी। अब फाइन ग्रेनुलरिटी क्या होता है, लेस समराइज डेटा होता है, और कोर्स ग्रेनुलरिटी होता है जिसमें मोर समराइज डेटा होता है। अब देखो सिंपल सी चीज है, अगर हमारे पास डेटा इतना सारा आ रहा है और हम इतना सारा ही स्टोर कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, लेस समराइज होगा,
जिसके अंदर मोर डिटेल्स है, ठीक है। और वो क्या होगा, फाइन ग्रेनुलरिटी होगा, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो हमारे पास इतना सारा डेटा आ रहा, बट उसमें सिर्फ हमने काम काम की चीजें निकाली और उसको समराइज करा, ठीक है, और स्टोर कर दिया, वो हो गया कोर्स ग्रेनुलरिटी। समझ गए? क्लियर? ठीक है। हैज फीवर डिटेल्स, मतलब इससे बहुत कम डिटेल्स होती है, ठीक है। अब एग्जांपल्स क्या है, फाइन ग्रेनुलरिटी के एग्जांपल है सेल्स डेटा, ईच प्रोडक्ट पर ट्रांजेक्शन। तो हमने सब कुछ डेटा का सारी चीजें स्टोर कर दी, डेटा सेल्स का, उसकी प्रोडक्ट्स भी स्टोर करवा दिए, उसकी एक ट्रांजेक्शन स्टोर करवा दी, कितने ने कार्ट में ऐड करा, कितनों ने लाइक करा, कितनों ने उसको रिव्यू दिए, सब कुछ स्टोर करवा दी। ये क्या फाइन ग्रेनुलरिटी है। अब दूसरा क्या, कोर्स में एग्जांपल क्या है, टोटल सेल डेटा पर मंथ। बस इसमें क्या करा, टोटल सेल निकाली, नंबर्स निकाले, अमाउंट निकाला और टोटल निकाल के दे दिया। तो ये क्या है, कोर्स ग्रेनुलरिटी, ठीक है। थोड़ी सी टंग ट्विस्ट हो जाती है इसको बोलने में। अब इसका इंपॉर्टेंस समझ लो है क्या। इंपॉर्टेंस है, डिटेल लेवल डिटरमाइंस द डेप्थ ऑफ द एनालिसिस प्रॉब्लम। अगर हमने ज्यादा डिटेल में लेवल स्टोर करा है, मतलब हमने कोर्स ग्रेनुलरिटी करी है, ठीक है, सॉरी फाइन ग्रेनुलरिटी करी है, तो हमें हमारे पास एनालिसिस के बहुत सारे चांसेस है कि हम उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस लगा सकते हैं। स्टोरेज रिक्वायरमेंट, मोर डिटेल्ड डेटा रिक्वायर्स मोर स्टोरेज। अगर जितना हम ज्यादा डेटा स्टोर करेंगे उतना ज्यादा स्टोरेज चाहिए होगा, सिंपल सी चीज है। ऐसी फाइन ग्रेविटी में ज्यादा स्टोरेज लगेगा और कोर्स ग्रेविटी में कम स्टोरेज लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हम सारी डिटेल स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पर हम बहुत कम डिटेल स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस, फाइनल ग्रेविटी में इम्पैक्ट परफॉर्मेंस ड्यू टू द वॉल्यूम ऑफ डेटा। अब सिंपल सा, परफॉर्मेंस किसकी ज्यादा आएगी, कोर ग्रेविटी की अच्छी होगी परफॉर्मेंस। क्यों? क्योंकि इसमें कम डेटा है और फाइन ग्रेविटी में ज्यादा डेटा है, इसलिए इसमें जब भी हम कोई ऑपरेशन चलाएंगे तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत खराब हो जाएगी, मतलब बहुत स्लो डेटा रिट्राइव होगा। तो इसलिए ये दोनों आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से फाइन ग्रेविटी ज्यादा स्लो है और ये वाला फास्ट है, ठीक है। तो ये आपका हो गया डेटा ग्रेनुलरिटी, ठीक है। अगला आता है मेटा डेटा एंड डेटा वेयर हाउसिंग, ठीक है। अब मेटा डेटा क्या होता है, मेटा डेटा इज डेटा अबाउट द डेटा इन द डेटा वेयर हाउस। अब देखो, डेटा बहुत सारा स्टोर होता है वेयर हाउस में, बट कौन सा डेटा किसका है वो कैसे पता चलेगा, उसके मेटा डेटा से, ठीक है। अब एक मेटा डेटा बनाते हैं, अब कैसे बनाते हैं, देखो, डेटा स्ट्रक्चर डिफाइंस हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज। मेटा डेटा में हम ये एक स्ट्रक्चर बना रहे थे कि कैसे डेटा ऑर्गेनाइज है। सोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेयर द डेटा कम फ्रॉम, हम ये भी लिख देते हैं कहाँ कहाँ से आया हमारे पास डेटा। ट्रांसफॉर्मेशन डिटेल हाउ डेटा प्रोसेसिंग एंड मूव टू वेयर हाउस। तो ये हम ये सब लिख देते हैं कि हाँ, कैसे हमने डेटा को परफॉर्म करा है, कैसे कैसे हमने ऑपरेशंस लगाए, ये लिख देते हैं। मॉडल एंड कनेक्शन, हाउ डेटा मॉडल रिलेटेड टू द वेयर हाउस, मतलब कौन कौन सा मॉडल किस किस से कनेक्टेड है डेटा वेयर हाउस में, वो भी हम लिख देते हैं। तो ये क्या है, मेटा डेटाज है, ठीक है। तो हमें सब में सर्च नहीं करना होता, हम सिर्फ मेटा डेटा में सर्च करते हैं, हमें पता चल जाता है कौन सा डेटा कहाँ से रिट्राइव हो जाएगा इजिली, ठीक है। इंपॉर्टेंस, क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, एक्यूरेसी, इंश्योर द करेक्ट रिपोर्टिंग एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब हमें पता चल जाता है क्या क्या हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है। कंसिस्टेंसी, अलाइन बिजनेस टर्म्स टू एंड डेफिनेशंस, हम इसमें बता देते हैं कि क्या क्या हमने टर्म्स यूज करी और क्या क्या डेफिनेशंस है, ये सारी चीज हम इसमें डाल देते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं डेटा वेयर हाउसिंग एप्लीकेशन। क्या क्या एप्लीकेशन डेटा वेयर हाउसिंग की, क्या क्या यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है डेटा वेयर हाउसिंग। डेटा वेयर हाउस आर यूज इन द वेरियस सेक्टर, कहाँ कहाँ यूज होता है, फॉर एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। कहाँ कहाँ, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बताइए, आपको इन्वेस्टमेंट भी पता ही है, क्योंकि एनालाइज करना होता है कस्टमर का डेटा, मार्केट ट्रेंड्स। तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनियां और जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं, बहुत सारा डेटा स्टोर करके अपने वेयर हाउसेज में रखती हैं, ठीक है। यूजर्स का ही डेटा होता है, उनके हिसाब से उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है। दूसरा हेल्थ केयर फोरकास्ट ट्रीटमेंट, ठीक है। वो क्या करती हैं, अपने डेटा को शेयर करती हैं, कुछ यूनिट्स बना देती है और यूज करते हैं इंटरनेट डेटा वेयर हाउस। ऐसी रिटेल, सोशल मीडिया, मैंने बताया था ना डिटेल्स, सोशल मीडिया में इतनी दिनों से, इतनी देर से फेसबुक का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आप भी बोर हो गए हो कि आप फेसबुक का एग्जांपल दे रहा है। तो कोई नहीं, समझ तो आ रहा है, हमें समझ आना चाहिए। अगर क्या, बैंकिंग हो गया, गवर्नमेंट हो गई, जो हमारी एयरलाइंस होती है, पब्लिक सेक्टर्स होते हैं, सारे डेटा वेयर हाउसिंग का यूज करते हैं। अब टाइप ऑफ डेटा वेयर हाउस, कौन कौन से डेटा वेयर हाउस के टाइप होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ डेटा वेयर हाउस, कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला क्या है, एंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस। एंटरप्राइज बताया था ऊपर, हमने पढ़ा भी था इसके बारे में। क्या है, सेंट्रल रिपोजिटरी है, स्टोर ऑल द बिजनेस इंफॉर्मेशन ऑफ द फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। एनालिसिस यूज फॉर कंप्रिहेंसिव एनालिसिस एंड डिसीजन सपोर्ट। तो सबसे पहला हमने पढ़ लिया एंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस। इसके बाद अगला आता है ऑपरेशनल डेटा वेयर हाउस। ये क्या होता है ऑपरेशनल डेटा, नियर रियल टाइम डेटा, ठीक है, मतलब रियल टाइम डेटा के आसपास होता है काफी। डेटा इज अपडेटेड फ्रीक्वेंटली एंड राउटिन रूटीन ऑपरेशंस, ठीक है।
मतलब फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है रूटीन ऑपरेशंस के लिए। और यूजेस क्या है, डायरेक्टली सपोर्ट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, मतलब डायरेक्टली इसमें ट्रांजैक्शंस की प्रोसेसिंग भी हो जाती है। अगला डेटा मार्ट्स मैंने बताया था क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं, ऊपर पढ़े थे हमने, है ना। फोकस ऑन स्पेसिफाइंग बिजनेस एरियाज और फंक्शन, मैंने बताया स्पेसिफिक एरिया के लिए बनाए जाते हैं, ये भी बता दिया था मैंने। एफिशिएंसी क्या है, एनहेंस रिस्पॉन्स टाइम एंड रिड्यूस डेटा वॉल्यूम फॉर एनालिसिस, मतलब सारा डेटा को हमें एनालाइज नहीं करना होता, थोड़ा डेटा जो उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, सपोज सेल्स के लिए तो सेल्स का डेटा प्रोसेस करेंगे हम, और कोई डेटा तो प्रोसेस नहीं करेंगे। तो इसलिए इससे रिस्पॉन्स टाइम इंप्रूव हो जाता है, एनहेंस हो जाता है, ठीक है। अब कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, पॉपुलर प्लेटफॉर्म फॉर डेटा रिसोर्स प्लेटफॉर्म, अब कौन कौन से हैं, देखो गूगल बिग क्वेरी हो गया, ये सब सर्विस प्रोवाइडर है, ये डेटा हाउसेस प्रोवाइड करते हैं। AWS, रेड शिफ्ट, ठीक है, एक स्नोफ्लिक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, सिनैप्स, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें यूज होते हैं, मतलब ये काफी सारे सर्विस प्रोवाइडर है जो डेटा वेयर हाउसिंग की सर्विस देते हैं। तो ये आप पढ़ सकते हो इनके बारे में, अच्छी बात है, पढ़ो, ठीक है। मेनली थोड़ा सा समरी है बस, यहाँ तक आपका ये पूरी यूनिट खत्म हो गई है। तो मतलब अब आपको पता चल गया व्हाट इज डेटा वेयर हाउस, बहुत सारी चीजें पढ़ ली हमने, अगर नहीं पढ़ा तो एक बार गो थ्रू कर लो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलना क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप नेक्स्ट यूनिट जल्दी से जल्दी आएगी हमारी। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके, बाय बाय।